तरह से आधुनिक उदारवाद का इंग्लैंड में किस प्रकार से उदय होता है उसके बारे में बात करेंगे। कल हमने क्लासिकल जो उदारवाद था उसके बारे में बात की थी। एक तरह से औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप बहुत सारे ऐसे बदलाव आते हैं जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि मतलब पूरा यूरोप का इतिहास में एक महत्वपूर्ण बदलाव आता है। ये एक ट्रेंड चेंज होता है। एक तरह से ये ट्रेंड वैसा चेंज होता है जैसे हम जब जब हमने पुनर्जागरण काल किया था तो वहां पर तर्क की स्थापना होती है और धीरे धीरे एक तरह से हम कह सकते हैं कि व्यापारिक गतिविधियां शुरू होती हैं और व्यापारिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप एक तरह से वाणिज्यवाद की शुरुआत होती है। और फिर एक समय ऐसा भी आता है जब वाणिज्यवाद भी जो नई प्रक्रियाएं बढ़ रही थी उनके सामने बौना प्रतीत होता है। और औद्योगिक क्रांति ने कहते हैं कि मानव के जीवन को बहुत सारा बदल दिया। एक तरह से लोग ये कहते हैं कि अभी तक की दो महत्वपूर्ण क्रांतियां हुई हैं जिन्होंने पूरा जो मानव जीवन का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। पहली थी नवपाषाण काल क्रांति और दूसरी औद्योगिक क्रांति। नवपाषाण काल क्रांति ने मानव को किस प्रकार से जीना है वो सिखाया। औद्योगिक क्रांति ने ये सिखाया कि मतलब मानव का खुद के लिए कैसे जीना है, यानी व्यक्तिगत जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो व्यवस्था है वो कैसे ज्वाइन करनी एक तरह से उसने वो। और इसके साथ साथ हम कहते हैं कि मतलब आदमी का जीवन इस संसार के लिए कितना उपयोगी हो सकता है और वहीं पर किस प्रकार से कितना एक तरह से वो निकृष्ट भी हो सकता है। सारी चीजें एक तरह से औद्योगिक क्रांति के साथ रहती है। यानी प्रोकॉन्स तो होते ही हैं हर व्यवस्था की, वैसे ही औद्योगिक क्रांति की भी रहती है। आज अगर हम यहाँ जिस तरह की तो तमाम सुविधाओं के साथ बैठे हुए हैं तो ये व्यवस्था अगर औद्योगिक क्रांति नहीं होती तो शायद नहीं होती। हम भी मतलब वो कहते ना कि कहीं झोपड़ी वगैरह या फिर बड़े घर होते तो मगर वहां पे ना पंखा होता ना कुछ और समस्या, लाइट होती ना कुछ और होता। मगर औद्योगिक क्रांति थी तो ये बातें आई। मगर औद्योगिक क्रांति ने लोगों का शोषण भी किया, लोगों को अधिकार भी प्रदान करवाए। तो आज हम बात करेंगे अधिकार प्रदान करवाने की। यानी खासकर औद्योगिक क्रांति जब विकसित अवस्था में पहुंचती है यूरोप इसमें इंग्लैंड में तो बहुत सारे एक तरह से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो जो परिवर्तन या फिर जो व्यवस्था में परिवर्तन करने की जो एक तरह से जो सिंबल है, संकेत है, वो चीज हमें दिखाई पड़ती है संसद। क्योंकि संसद ही जब 1689 की हम बिल ऑफ राइट्स की बात करते हैं, घोषणा की बात करते हैं, तो एक तरह से उसके माध्यम से संसद की सर्वोच्चता स्थापित होती है। और अब सर्वोच्चता स्थापित होने के बाद फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि मतलब 19वीं शताब्दी में किस प्रकार संसद के माध्यम से लोगों को अधिकार दिए जाने की बात होती है। मगर हमें यह भी ध्यान में रखना पड़ता है कि ये जो अधिकार दिए गए क्या वो संपूर्ण थे या फिर संपूर्ण नहीं थे, फिर कितने वो वैलिड थे एक तरह से अगर उसको देखा जाए तो ये जो हमने अभी तक हमने बात की इसके साथ इसका फिर हम एक तरह से विश्लेषण भी करेंगे लास्ट में। तो सबसे पहला जो सुधार हम देखते हैं संसदीय सुधार, खासकर वो सुधार की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी जैसे पहला जो संसदीय सुधार हुआ 1832 का, उस 1832 के संसदीय सुधार में हम ये देख पाते हैं कि लगभग उसमें इंग्लैंड की जनसंख्या 1,40,00,000 थी, जिसमें से केवल 30 लाख लोगों को ही मतदान का अधिकार था। और इसमें भी जो कहते हैं कि गुप्त मतदान प्रणाली नहीं थी। गुप्त मतदान प्रणाली को आप ये माने कि मतलब अगर आप अभी जैसे आजकल जब हम इलेक्शन में जाते हैं वोट डालने के लिए तो एक बॉक्स रखा रहता है जहाँ पे वो मशीन रहती है और आपको बटन दबाना है और फिर आपको किसी को बताना नहीं होता है कि मैं किसको वोट दे रहा हूँ, ना कोई आपसे पूछता है। आपकी मर्जी है, बताना चाहें तो बता सकते हैं, मगर वो बताना भी यानी वो जो बूथ होता है जहाँ पे पोलिंग हो रही होती है, मतदान जो बूथ होता है वहां पर अगर आप बताते हैं तो भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है क्योंकि गुप्त मतदान प्रणाली है, व्यवस्था है। मगर इंग्लैंड में 1832 से पहले एक जो मतदान की जो प्रणाली थी वो ये थी कि भाई मैं इस आदमी को वोट दे रहा हूं, आपको बताना था और फिर आपने वोट देना था उसको। और उसमें जो अधिकतर लोग जो इलेक्शन लड़ते थे, खासकर जो दो अगर इंग्लैंड की सदन की बात करें हम संसद की, तो दो सदन थे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिसमें वो लोग जो कुलीन वर्ग के या फिर जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई
जो उच्च वर्ग के जमींदार वर्ग या फिर कुलीन वर्ग या फिर राजघराने के लोग, उसमें ये उसके सदस्य, मतलब एक तरह से पैतृक व्यवस्था थी पूरी तरह से। दूसरा, हाउस ऑफ जो कॉमन्स की जब हम बात करते हैं, उसमें भी अधिकतर उच्च वर्ग के लोग होते थे, क्योंकि जब 30,000 लोगों को ही मतदान देने का अधिकार है तो वही लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं। ऐसा थोड़ा है कि मतलब भाई जिसको मतदान देने का अधिकार है नहीं है वो कहते हैं मैं तो प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, ये चीज संभव नहीं थी। तो वही लोग इलेक्शन लड़ने वाले, वही वोट देने वाले, तो वो उन्हीं की बात करेंगे, आम आदमी की बात थोड़ी करेंगे। दूसरी जो बदलाव की बात हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति के बाद बहुत सारे स्थान ऐसे थे जिसमें हम कह सकते हैं कि भाई, आप मान लो एग्जाम्पल के रूप में आप देख लो कि भाई बिरोड में ही हम कह सकते हैं कि भाई 2 सीटें हैं, मगर जैसे ही जब 1689 में 2 सीटें दी गई और उसके बाद फिर धीरे धीरे हम कहते हैं कि मतलब जनसंख्या चली गई जाली प्लांट में, सारी प्लांट जब लग गया तो गांव में कोई रहता नहीं है, यानी बिरोड में कोई रहता नहीं है और सारे लोग चले गए प्लांट में। मगर उसके बावजूद भी बिरोड की 2 सीटें हैं, प्लांट की एक भी नहीं है जहां जनसंख्या रहती है। तो इस तरह से औद्योगिक क्रांति के स्वरूप, परिणाम स्वरूप बहुत सारे नए शहरों का उदय होता है और उन नए शहरों का प्रतिनिधित्व संसद में नहीं था। जनसंख्या वहां पे रहती है मगर प्रतिनिधित्व उन स्थानों का था जहां पर जनसंख्या रहती ही नहीं थी। तो इसलिए वो कह सकते हैं कि मतलब भाई जब प्रतिनिधित्व नहीं है तो वहां से फिर किसी भी पैतृक आदमी जो वहां पर रह रहा है वो तो आसानी से जीत जाएगा। और जो लोग नए या फिर नए प्रकार का नए स्थानों पे या शहरों में रह रहे हैं और जो इंग्लैंड के विकास को एक तरह से कहते हैं ना कि महत्वपूर्ण, एक तरह से वो कहते हैं ना कि धक्का दे रहे हैं या फिर सहारा दे रहे हैं, उनको कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। तो इसलिए भी ये एक तरह से ये संसद में से सुधारों की बात देखने को मिलती है। तो टोरी दल नहीं चाहता था कि इस तरह के मतलब कोई बदलाव आए और 1810 में लिबरल पार्टी को बहुमत मिलता है और लॉर्ड ग्रे मंत्रिमंडल बनाया और उदारवादी थे लॉर्ड ग्रे और उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही उदारवाद का गदने की तीव्रता से विकास शुरू कर दिया। तो पहला प्रथम सुधार अधिनियम 1832 आया, 2 भागों में इसको बांटा गया। पहला था निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित और दूसरा भाग था मतदान का अधिकार देने से संबंधित। कुल 82 धाराएं थी इसमें थी, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो निर्वाचन से संबंधित जो धाराएं थी उसमें हम कह सकते हैं कि भाई जो बर बोलते थे उस टाइम पे नगर को, बरों की जनसंख्या यानी जिन स्थानों या नगरों की जनसंख्या 2000 से कम थी उन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स में, यानी जो लोअर सदन था, जैसे आज हम भारत के संसद की अगर बात करें तो जो निम्न सदन है उसको हम लोकसभा कहते हैं, ऊपरी सदन को, उच्च सदन को हम राज्यसभा कहते हैं। तो वहां पर जो उच्च सदन था वो था हाउस ऑफ लॉर्ड्स और जो निम्न सदन था वो था हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कॉमन्स का अर्थ है आम आदमी। तो जहां पर जनसंख्या, जिन शहरों की जनसंख्या 2000 से कम थी वहां पर से उनको बोल दिया भाई अभी यहाँ से कोई आदमी नहीं जी खड़ा हो, और उनका फिर विलय कर दिया दूसरे जो काउंटी, इंग्लैंड में काउंटी शब्द यूज करते हैं शहरों के, जो छोटे शहरों के लिए एक तरह से, तो उसमें उसका विलय कर दिया। और जिनकी जनसंख्या 2 से 4000 के बीच में थी उन्हें पहले 2 सदस्य भेजने का अधिकार था प्रत्येक नगर को, अब वो एक ही भेजेंगे। और ब्रेमाउथ, मेलकोम्स, रेजिस, यानी जो जो इस तरह के शहर थे वो उनको भी हम कहते हैं कि 2 की बजाय 1 सदस्य भेजने का अधिकार दिया गया। और कहते हैं कि इस प्रकार से 56 जो बरो यानी नगर, उनमें से 111 सदस्य कॉमन सभा में भेजने थे। अब उनकी जनसंख्या, यानी ये सारे जनसंख्या ऐसे थे जहां पर 2000 से कम जनसंख्या थी, इसलिए 111 स्थान खाली हो गए। 30 ऐसे बर थे जहां पर 2 से 4000 की जनसंख्या के बीच में लोग रहते थे। अब 1 सदस्य भेजने से वहां पर भी 30 स्थान खाली हो गए, यानी 141 स्थान खाली हो गए।
और ब्रेमाउथ और मेलकम रेजिस जिनको दो दो स्थान भेजने का अधिकार था पहले, अब दो वहां से खाली हो गए, यानी इस तरह से 143 स्थान खाली हो गए। और इन स्थानों का वितरण फिर दूसरे जो जो नए शहर बने थे वहां पर इनका से एक तरह से वर्गीकरण कर दिया गया, वितरण कर दिया गया। यानी बड़े नगरों को 44 स्थान मिल गए, छोटे नगरों को 21, स्कॉटलैंड को 5, 8 और आयरलैंड को 5 सदस्य भेजने का अधिकार मिल गया एक तरह से, जो हाउस ऑफ कॉमन्स की अगर हम बात करते हैं। मतदान का जो एक तरह से हम कह सकते हैं संबंधी जो धारा थी उसमें हम कह सकते हैं कि भाई मतदान प्रणाली के दोषों को दूर करने की बात की गई, मगर यहाँ पर भी सार्वभौमिक मतदान की व्यवस्था नहीं रखी गई। सार्वभौमिक ये होता है कि एक एज, पर्टिकुलर एज तक पहुंचे। जैसे हमने फ्रांसीसी क्रांति की बात की थी तो नेशनल कन्वेंशन ने कहा था कि 21 साल तक के जितने भी लोग हैं सबको मतदान देने का अधिकार है। तो अभी भी हम इंग्लैंड की अगर हम बात कर रहे हैं, इंग्लैंड अभी 1832 में है और फ्रांस की क्रांति 1789 में जो हो रही है वो 21 साल के लोगों को मतदान का एक तरह से सार्वभौमिक अधिकार देती है। तो इस मामले में एक तरह से फ्रांस इंग्लैंड से आगे दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर 10 पाउंड की राशि का वार्षिक लगान या किराया देने वाले जो गृह स्वामी थे उनको वोट देने का अधिकार दे दिया गया। काउंटी थी यानी जो छोटे से शहर थे, गांव शहरों के बीच की जो व्यवस्था थी, वहां पर 40 सीलिंग वार्षिक लगान देने वाले व्यक्तियों को एक तरह से अधिकार दे दिया गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाई 50 पाउंड वार्षिक लगान देने वाले फ्री लीज होल्डर या 50 पाउंड लगान वार्षिक देने वाले साधारण किसान को भी एक तरह से, और मताधिकार जो था ना वो वैक्स पुरुषों को ही दिया, महिलाओं को नहीं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है इसमें। यानी अभी भी जो जिस तरह से हम कहते हैं ना कि भाई जिस इंग्लैंड का सारे संसार के ऊपर कब्जा था उस समय पर, एक तरह से वो कहते हैं काम ये बात कहते थे उसमें इंग्लैंड के बारे में कि भाई इंग्लैंड में कभी सूर्यास्त नहीं होता है, यानी हमेशा उसके किसी न किसी उपनिवेश या फिर साम्राज्यवाद के हिस्से पर हमेशा सूर्य रहता है। तो वो चीज अब नहीं दिखाई पड़ती एक तरह से। तो इस अधिनियम में हालांकि पहली बार ऐसी बातें रखी गई, यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि भाई जिन नगरों को अधिकार नहीं था वो उनको अधिकार दिया गया सदस्य भेजने का, और जन मतदान देने वाली संख्या, लोगों की संख्या बढ़ी। यानी एक तरह से जो एक तरह से वो होता, एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई जो मतदान की जो प्रक्रिया थी उसमें लोग अब ज्यादा हुए। तो ट्रेवलियन कहता है कि ये महान अधिकार पत्र है, यानी इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और एक तरह से इससे हम कह सकते हैं कि भाई जो प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक सुधार करने की एक तरह से महत्वपूर्ण प्रणाली सत्ता शुरू होती है। तो फिर उसके बाद फिर हालांकि जनता चाहती थी कि सभी को अधिकार मिले, और फिर 1842 से एक नया आंदोलन शुरू होता है जिसे हम चार्टिस्ट आंदोलन कहते हैं, जिसमें खूब हिंसा भी होती है। और फिर इस चार्टिस्ट आंदोलन ने भी हम कह सकते हैं कि भाई एक तरह से नया अगला सुधार अधिनियम लाने के लिए प्रेशर किया जो ब्रिटेन की जनता थी, ब्रिटेन की संसद को। दूसरा सुधार अधिनियम के बारे में हम बात करें 1857 में, एक मिनट होल्ड करिए भाई। तो दूसरा सुधार अधिनियम आता है 1867 में, और 1867 में जो दूसरा सुधार अधिनियम आता है तो उसमें हम कह सकते हैं कि मतलब भाई जो कमियां पहले रह गई थी वैसी कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। अब जो मतलब 2 से 4 हज़ार का जो एक डिफरेंस था उसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, वो स्थान खाली करते हैं। और 1866 में ग्लैडस्टोन ने मताधिकार बढ़ाने का एक बिल प्रस्तुत किया, मगर ये विरोध के कारण पास नहीं हो पाया। और जून 1866 में इस सरकार को, यानी रसल की जो सरकार थी उस समय की, उसने इसको छोड़ना पड़ा। रसल के बाद डर्बी 1866-67 में 68 में तीसरा प्रधानमंत्री बना, तीसरी बार इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना।
और उसने फिर सुधार आंदोलन तेज कर दिया। डिजरेली ने डर्बी से बातचीत करके, डिजरेली एक व्यक्ति था जिसने कहा था 1857 का जो विद्रोह था वो राष्ट्रीय विद्रोह था। तो ये बातचीत करके दूसरे अधिनियम की रूपरेखा तैयार करते हैं और फिर जिनकी जनसंख्या 10,000 से कम थी उनसे प्रतिनिधि भेजने का अधिकार छीन लिया गया और उन्हें पड़ोसी निर्वाचन क्षेत्रों में मिला लिया गया। 35 ऐसे बर यानी नगर थे जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि एक प्रतिनिधि एक से अधिक भेजने का अधिकार था उनको, और उनका भी फिर अधिकार एक तरह से छीन लिया गया। तो हम कह सकते हैं कि मतलब भाई ऐसे लगभग 52 स्थान रिक्त होते हैं और 12 नए बरो बनाए जाते हैं और 25 काउंटियों को नई सीट प्रदान की गई। और फिर हम कह सकते हैं कि भाई बर्मिंघम, मैनचेस्टर, ग्लासगो, लीड्स, लिवरपूल, जो आजकल भी इंग्लैंड के बहुत बड़े बड़े औद्योगिक नगर हैं, उनसे भी 3-3 सदस्य भेजने का अधिकार उनको दिया, यानी जनसंख्या के हिसाब से उनको ज्यादा अधिकार दिया गया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो 12 पौंड जो 10 मताधिकार जिसका खुद का मकान हो उसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसको मत देने का अधिकार दे दिया गया। और फिर हम कह सकते हैं कि 10 पौंड की जो संपत्ति यानी पिछली बार 50 पौंड की थी वो कम करके 10 पौंड कर दी गई, और 12 पौंड ये जो किसान थे जिनको 50 पौंड देना होता था उनको 12 पौंड वार्षिक लगान देने वाले किसानों को भी एक तरह से मताधिकार का यानी जनसंख्या कह सकते हैं संख्या बढ़ाई गई एक तरह से हम कह सकते हैं। अधिनियम में जो कह सकते हैं कि भाई महत्वपूर्ण जो बात थी, अब जमींदारों और पूंजीपतियों का प्रभुत्व समाप्त हो गया एक तरह से। मगर जो सबसे बड़ी समस्या इसमें हम देखते हैं कि इस एक्ट में भी गुप्त मतदान प्रणाली लागू नहीं की गई। उससे फिर ये मतलब जो करप्शन था, जो भ्रष्टाचार था वो रहा, और फिर भी हम कह सकते हैं कि जो उच्च वर्ग के जो लोग थे वो प्रभाव बनाते थे सामान्य व्यक्तियों पर, उनके ऊपर वो चीज़ रहती है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि बार बार प्रयास के बाद से 1872 में एक संशोधन आया जिसमें हम कह सकते हैं गुप्त मतदान प्रणाली नियम लागू कर दिए गए। और इसी बीच फिर हम कह सकते हैं कि भाई चुनाव में जो भ्रष्टाचार था उसको भी रोकने का प्रयास करने की बात की गई। और फिर 1884 में तीसरा अधिनियम आया, लिबरल दल की पार्टी बनती है, लिबरल दल की सरकार बनती है, ग्लैडस्टोन एक तरह से प्रधानमंत्री बनते हैं इसमें पर। और उसमें फिर यह था कि मकान मालिकों या फिर 10 पौंड किराया देने वाले को व्यक्तियों को अधिकार देने की बात होती है। इसी तरह से फिर उसमें जो हम कह सकते हैं कि अब जो बरों की संख्या थी जहाँ पे 10,000 थी अब वो 15,000 कर देते हैं, यानी जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई और स्थान कम, यानी जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ और जहाँ पर जनसंख्या कम थी उन क्षेत्रों को एक तरह से दोबारा से रीशफल करते हैं, प्रीशमन करते हैं उसका एक तरह से। तो इसमें भी फिर हम कह सकते हैं कि अभी भी हम ये कह सकते हैं कि भाई सार्वभौमिक सुधार अधिनियम, सार्वभौमिक मताधिकार अभी भी लागू नहीं होता है। और फिर 1911 में अधिनियम आता है जिसमें हम कह सकते हैं कि भाई अब जो हाउस ऑफ कॉमन्स था अब वो जनता का प्रतिनिधि बन गया एक तरह से। अब उसमें सामान्य जनता के लोग जाने लग जाते हैं। मगर हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जो गतिविधि थी वो अभी भी वैसी ही थी जैसी हम कह सकते हैं ना कि उसमें उच्च वर्ग की यानी वंशानुगत जो व्यवस्था थी वो बनी रहती। मगर इस अधिनियम के माध्यम से संसद की भी कुछ वो कहते हैं ना कि संसद के लिए भी कुछ नियम बनाए गए, जैसे लोक सभा, क्योंकि वो जब सामान्य जनता के लोग हाउस ऑफ कॉमन्स में जाने लगे तो हाउस ऑफ कॉमन्स जो प्रस्ताव पारित करती थी उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स रोक लेते थे या फिर उसको निरस्त कर देते थे। और खासकर जो धन विधेयक थे, वित्त विधेयक थे जिससे हम कह सकते हैं, जिससे पैसा किसी भी विकास कार्य में लगाए जाने का एक तरह से प्रस्ताव पारित होता था, उसको तो पास ही नहीं करते थे, क्योंकि वो नजरिया दोनों का एक तरह से अलग रहता है। जो उच्च वर्ग का निम्न वर्ग का डिफरेंस रहता है बीच में कभी न कभी तो वैसी व्यवस्था में देखने को मिलती है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। और इसलिए 1911 का जो अधिनियम है वो हाउस ऑफ लॉर्ड की शक्तियों पर अंकुश लगाता है।
अब उसमें ये बात रखी कि भाई किसी भी धन विधेयक को केवल 30 दिन रोक सकती है, उससे ज्यादा नहीं रोक सकते। अगर उससे अवधि में वो उसे पास कर दिया तो ठीक है, नहीं तो वो पारित माना जाएगा एक तरह से। यानी लोकसभा का जो वीटो का अधिकार था वो वीटो का अधिकार समाप्त कर दिया गया। और हाउस ऑफ कॉमन्स यानी निम्न सदन किसी भी प्रस्ताव को 3 बार पारित कर दे तो लोकसभा की अस्वीकृति के बावजूद भी राजा के द्वारा साइन करने पर वो विधेयक कानून बन जाएगा। यानी एक तरह से पहले ये था कि धन विधेयक को रोक लेते थे वो लोग, मगर जो बाकी दूसरे विधेयक थे यानी कोई कल्याणकारी योजना है, किसी और प्रकार की कोई व्यवस्था है, तो उसको रोक लेते थे वो लोग या निरस्त कर देते थे। एक बार निरस्त होने के बाद वापस जाएगा, फिर दोबारा भेजेंगे, फिर निरस्त कर देंगे, फिर भेजेंगे, फिर निरस्त कर देंगे, उसकी कोई एंड नहीं था। मगर अब 3 बार कम से कम, अगर 3 बार हाउस ऑफ कॉमन्स ने भेज पास कर दिया उसको, फिर वो लोकसभा में जाएगा ही नहीं, उसी तरह राजा के पास जाएगा। तो हाउस ऑफ कॉमन्स का जो कार्यकाल था वो 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया। तो इस तरह से जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बात थी उसकी शक्तियों पर अंकुश लगाया गया। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि मतलब सही मायने में जनता का प्रतिनिधित्व या फिर जनता के द्वारा एक तरह से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की स्थापना में 1911 के एक्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर आता है 1919 का अधिनियम, 1928 का अधिनियम। और इस अधिनियम में वो कहते हैं कि लिंग, संपत्ति और जातीय सर्वोच्चता को समाप्त करके सभी को समानता के अधिकार पर मतदान देने का अधिकार मिल गया। एक तरह से ये एक तरह से कहते हैं कि जो 1832 में जो कहानी शुरू हुई थी वो 98 साल के बाद यानी 96 साल के बाद जाके वो पूरी होती है 1928 में, यानी 100 साल से 4 साल पहले पूरी होती है। तो ये एक तरह से हम देखते हैं, तो ये हमें इस तरह से दिखाई पड़ता है। तो इसके माध्यम से हम कह सकते हैं फिर धीरे धीरे फिर हम ये भी कहते हैं कि जो एक तो ये तो संसदीय सुधार थे, इन संसदीय सुधारों के साथ साथ फिर हम कह सकते हैं कि मतलब भाई कुछ फैक्ट्री अधिनियम भी पास होते हैं। फैक्ट्री अधिनियम में हम ये कह सकते हैं कि भाई जैसे सबसे पहले 1802 में हुआ, जिसमें काम करने के घंटे निश्चित हुए 12 घंटे। मजदूरों के बच्चों शिक्षा के ऊपर बात करने की बात आई इसमें। और फिर हम कह सकते हैं कि मतलब भाई इसमें एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि भाई धीरे धीरे और संसदीय सुधार हमें देखने को मिलते हैं, और इनके माध्यम से हम कह सकते हैं कि भाई एक मिनट, और फिर 1819 में पास हुआ दूसरा जो कारखाना अधिनियम था, उसमें 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पे लगाना बंद कर दिया गया एक तरह से। फिर 1833 में तीसरा अधिनियम आया जिसमें 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रखने की पाबंदी लगाई और काम के घंटे 9 घंटे कर दिए गए, और सुबह 10 बजे से यानी सुबह 5:30 से शाम 8:30 बजे तक आप उनको रख सकते हो। 1842 में खान अधिनियम आता है जिसमें 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खान के जो कारोबार है उसमें नहीं लगा सकते हैं। फिर 1847 में आता है, 1867 में स्त्रियों, महिलाओं और बच्चों के लिए अनेक नियम बनाए गए। अब वो 6 से शाम 6 बजे तक यानी 12 घंटे की बात उसमें की गई। 1878 में, 1891 में फिर अधिनियम आता है, और फिर 1908 में 8 घंटे का नियम आता है। 1937 में न्यूनतम जो मजदूरी करने की आयु थी वो 14 वर्ष कर दी जाती है। जैसे आज भी भारत में हम देखते हैं कि 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों को किसी भी कारखाने में या फिर कि जो घरेलू जो वो होते हैं उनमें नहीं लगा सकते हैं, कामों में नहीं लगा सकते हैं। 1874 में दुर्घटना क्षति अधिनियम यानी जिस तरह से इंश्योरेंस की स्कीम इनको लेकर आई, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1927 में नगर और गांव में परिषद बनाकर बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास किया गया।
1848 में जन स्वास्थ्य कानून पास किया गया, और फिर हम कह सकते हैं कि भाई 1832 के अधिनियम से पहली बार निजी संस्थाओं के को शिक्षा के विकास में मदद देनी शुरू कर दी गई, और 1891 में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा अधिनियम पास किया गया, जिसके अनुसार प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण एक तरह से परिणाम देखने को मिलते हैं। अब बात आती है कि इसका क्या प्रभाव पड़ा, या फिर क्या इसका एक तरह से विश्लेषण हम कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात जो हम देखते हैं, वो सबसे बड़ी बात ये रहती है कि भाई धीरे धीरे जो एक व्यवस्था रही, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि मतलब भाई जब उदारवाद की हम बात करते हैं, तो उदारवाद में जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो कहते हैं ना कि कड़ी शुरू हुई 1215 से, इसकी हम एक तरह से विश्लेषण करें तो 1215 में पहली बार राजा ने अधिकार छोड़े, मगर वो अधिकार इतने नहीं थे जिससे आम आदमी को सारे अधिकार मिल गए हों। मगर एक तरह से कहते हैं मतलब एक एक वो कहते हैं कि एक छलनी तो शुरू हुई यानी राजा के पास कुछ चीजें छल की नहीं, राजा के पास जो छलनी थी उसका जो सुराग चौड़े हुए, और वहां से अधिकार निकल के एक तरह से उसके पास गए, सामंत के पास गए। और सामंतों ने फिर 1688 की जो गौरवमय क्रांति थी, उस गौरवमय क्रांति के बाद बिल ऑफ राइट्स 1689 में जब पास हुआ, तो हम कह सकते हैं कि भले ही संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई है, लोकतांत्रिक प्रणाली की विकास की बातें हुई हैं, मगर आम आदमी तक वो चीजें नहीं पहुंची। आम आदमी या फिर एक तरह से हम कह सकते हैं कि मतलब भाई जो सामान्य व्यक्ति था, या चाहे वो किसान था, मजदूर था, उसको वो अधिकार नहीं मिले, उसके जीवन में कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। और उसके बाद फिर हम जो बड़ा बदलाव जो देखते हैं वो 1832 में आता है, और फिर 1832 से लेकर जो कहानी शुरू होती है मतदान देने का जो अधिकार की जो बात शुरू होती है, उस अधिकार से फिर धीरे धीरे 1867 में और ज्यादा अधिकार मिलते हैं। मगर 1911 का जो अधिनियम था, उसमें हम कह सकते हैं कि पहली बार संसद की सर्वोच्चता स्थापित होती है, और वो सर्वोच्चता में सबसे बड़ा जो रोल है, जिसमें हम कह सकते हैं कि 1911 का जो अधिनियम है उसको हाउस ऑफ लॉर्ड को वास्तव में हाउस ऑफ लॉर्ड्स बनाता है, यानी जनता का स्वामी बनाता है उस सदन को। अभी तक उसमें जो कहते हैं ना कि उच्च वर्ग के लोग थे, मगर अब सामान्य या मिडिल क्लास के जो लोग थे वो उसके मेंबर बनने शुरू हो जाते हैं, और बहुत सारी शक्तियां, यानी चाहे वो धन विधेयकता या फिर सामान्य विधेयकता, उसके बारे में लोकसभा यानी एक तरह से हाउस ऑफ लॉर्ड की जो शक्तियां थी उसको कम किया जाता है, उनके ऊपर अंकुश लगा जाता है। और 1928 में हम कह सकते हैं कि भाई सार्वभौमिक मताधिकार की व्यवस्था शुरू की जाती है। तो ये सारी एक तरह से जर्नी हम देखते हैं कि किस प्रकार से मतदान या फिर जो जो एक तरह निर्वाचन क्षेत्र थे उनकी बात करते हैं। और फिर 1802 से लेकर के जो फैक्ट्री अधिनियम आते हैं, और फिर 1891 तक जो शिक्षा के बहुत सारे परिणाम हम देखने को मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि क्रमिक विकास चलता है जो अलग अलग क्षेत्र में रहता है, यानी मजदूरों की कल्याण की भी बात की जाती है जहाँ पर, फिर आम आदमी में, फिर एक तरह से उनके छोटे बच्चों के, महिलाओं के, क्योंकि ये सारी जो व्यवस्थाएं थी, ये क्योंकि औद्योगिक क्रांति का एक दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिलता है। औद्योगिक क्रांति ने राज्य को पैसा तो दिया, मगर उसने वहां की जनता को एक तरह से शोषण में बहुत किया उसने। खासकर जो मजदूर और महिलाएं थी, खासकर छोटे जो बच्चे थे, उनको मजदूर में रखा जाता था, क्योंकि उनकी मजदूरी कम होती थी, मगर काम जो आम आदमी, जो वैक्स आदमी था, वैक्स पुरुष था, उससे भी ज्यादा बच्चों से लिया जाता था। इसलिए बार बार ये हम देखते हैं कि अनेक नियम पास करने पड़े, क्योंकि उन नियमों का उल्लंघन भी बहुत सारा होता था इंग्लैंड में उस समय पर। तो वो बार बार अधिनियम पास करने के पीछे एक तरह से ये तक दिखाई पड़ता कि हाँ ये चीजें साथ साथ हो रही, मगर धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि जो प्रक्रिया 1215 में हुई वो 1928 तक आते आते पूरी तरह से उदारवाद के रूप में स्थापित हो गई थी, और साथ साथ शिक्षा का भी विकास हमें देखने को मिलता है। तो ये आज का हमारा, हम कह सकते हैं कि जो हमारा मॉडर्न, वो क्लासिकल मॉडर्न जो लिबरलिज्म था वो था, और उसके जो एक तरह से हम कहते हैं कि एनालिटिक्स या मीनिंग्स की बात थी वो थी। इसमें कोई ऐसी बात हो जो आपको समझ में नहीं आई हो, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। बताओ भाई बच्चों, समझ में आया नहीं आया? बतेरी आ गया। चलो कल मिलते हैं भाई फिर।
अटेंडेंस छोड़ दो अपनी इसमें। आ गया सर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपसे भी। सर ये ओके सर। चार्टिस्ट आंदोलन क्या था? चार्टिस्ट आंदोलन ये था बेटा, जो उस समय के जो मजदूर थे और किसान थे, खासकर मजदूरों का आंदोलन था ये, जिनको मतदान देने का अधिकार नहीं होता, तो उन्होंने भी कहा था कि भाई हमें भी मतदान देने का अधिकार हो। तो खासकर जो लेबर जो कम्युनिटी थी उसमें की, यानी जो जिनके कहते हैं ना कि उन्होंने कहते हैं कि भाई हमने एक तरह से इंग्लैंड का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मगर बावजूद उसके उनको कोई नया जो अधिनियम आया उसमें कोई उनका रिप्रेजेंटेशन मिला ही नहीं उनको। अभी भी जो कहते हैं ना कि जो जो लोग बड़े थे उनको, उच्च वर्गीय थे, उनको ही मतदान देने का अधिकार है। तो वो था चार्टिस्ट मूवमेंट। ठीक है।